हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, उसके टेस्ट क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट सिर्फ आदमियों में होता है, प्रोस्टेट औरतों में नहीं होता। जैसे औरतों में यूट्रस होता है, बच्चेदानी जिसे बोलते हैं, वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है, करीब अखरोट के साइज़ का, वॉलनट के साइज़ का, जो पेशाब की थैली के नीचे होता है और पेशाब के रास्ते में आता है। तो जब एज के साथ 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद ये प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिससे वो यूरिन में रुकावट करता है। काफ़ी बारी प्रोस्टेट में कैंसर भी बन जाता है। उसमें क्या होता है कि जो गांठ होती है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, मतलब वो बढ़ती पूरी बॉडी में फैल जाती है और उससे डेथ भी हो सकती है। उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। अब सवाल आता है कि प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन है, क्या इससे डरने की चीज़ है कि ये रेयरली होता है कि और डरने की चीज़ नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट 50 साल की उम्र के बाद आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है। और जो सबसे कॉमन जानलेवा बीमारी है, कैंसर है मेल्स में, वो प्रोस्टेट कैंसर है। तो एक तो ये कॉमन भी बहुत है, और ये अगर आप ठीक से टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये डेडली भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने प्रोस्टेट को और प्रोस्टेट कैंसर को कभी इग्नोर नहीं करिए। इसीलिए ये वीडियो है आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस चीज़ से हम लोग प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि जैसे अगर किसी के फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है, चाचा को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उससे उनके बच्चों को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, उसके रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब आपका फादर को कैंसर है तो आपको ना होए, वो तो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज़, अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन को प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। तो अगर आप अफ्रीकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। बट काफ़ी सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम चेंज करें तो उससे हमारे को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। तो इसमें सबसे पहले तो डाइट में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 6 हेल्दी हैबिट्स बताई हैं जो फॉलो करने से आपको प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। नंबर 1, प्रोसेस्ड मीट, बारबेक्यू, फ्राइड चिकन, ये सब नहीं खाना चाहिए। आपको बॉइल्ड या रोस्टेड खाना खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो रेड मीट मत खाओ, और फिश और चिकन ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, चाय कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो चाय कॉफ़ी पीने से प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। तीसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाने से प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। चौथा, आपको पतला रहना चाहिए। जितने मोटे लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर भी मोटे लोगों में होता है। पांचवा, एक्सरसाइज रेगुलरली करना। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके कैंसर्स बॉडी में कम होते हैं। और छठी चीज़, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जितने लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी में हर टाइप के कैंसर ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर भी ज़्यादा कॉमन है जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं और जो लोग स्मोकर्स होते हैं। तो स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, उससे आपको प्रोस्टेट कैंसर भी प्रिवेंट होएगा। एक जो लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि जो लोग सेक्स ज़्यादा करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। ये वाली स्टडी हार्वर्ड में हुई थी। हार्वर्ड में उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को असेस किया। उन्होंने देखा कि जो लोग एक महीने में 21 इजैकुलेशंस करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर कम है, एज़ कम्पेयर टू जो लोग कम सेक्स करते हैं, कम इजैकुलेशन करते हैं। सो अगर आप ज़्यादा इजैकुलेट करेंगे और ज़्यादा सेक्स करेंगे तो आपको प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। और उसका उन्होंने रीज़न क्या बताया कि जब हम इजैकुलेट करते हैं तो जो सीमन होता है वो बाहर निकलता है, और सीमन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर आप इजैकुलेट नहीं करोगे तो बॉडी में बिल्डअप होते रहेंगे और उससे कैंसर हो सकता है। तो अब ये डरना नहीं चाहिए कि सेक्स करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, बल्कि आपको सोचना चाहिए अगर आप सेक्स करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होएगा। अब इस प्रोस्टेट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं? आप कैसे पहचानोगे कि आपको प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हो रहे हैं और उसके लिए आपको आगे टेस्टिंग करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम मतलब अगर पेशाब रुक रुक के आता है, धार कम आती है, एक ही धार में नहीं आता पेशाब, आपको यूरिन करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, या रात को बार बार जाना पड़ता है, या यूरिन बहुत तेज़ी से आता है, आप उसको रोक नहीं पाते, कभी यूरिन लीक भी कर जाता है। तो ये सारे जो यूरिन के सिम्टम्स हैं ये प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट कर सकते हैं। कभी यूरिन में ब्लड आना, ये भी प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि यूरिन की प्रॉब्लम हल्के से ना लें, ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है अपने यूरोलॉजिस्ट को जाके मिलिए
और अपने टेस्टिंग कराइए, कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी 50 साल की उम्र के बाद आपको PSA टेस्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। PSA एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। 2 ml ब्लड से 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि PSA नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल PSA 4 से कम होता है। अगर PSA 4 से ज़्यादा है तो वो प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेशन होता है। हमेशा प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो अगर आपने PSA टेस्ट किया और PSA 4 से ज़्यादा है तो अगला स्टेप होता है प्रोस्टेट बायोप्सी। बायोप्सी में पता चलेगा कि कैंसर का ग्रेड क्या है और कितना अग्रेसिव है ये कैंसर, और कैंसर हैवी कि नहीं है। अगर उसमें कैंसर आता है बायोप्सी में तो उसके बाद हमारे को उसकी स्टेजिंग करनी चाहिए कि कैंसर बॉडी में कहाँ फैला है। उसके लिए MRI होता है, MRI पेल्विस, बोन स्कैन होता है और पेट स्कैन होता है। PSA में पेट स्कैन, इससे पूरी बॉडी का पता चलता है कि कैंसर कहाँ फैला है, प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज क्या है। अब अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट स्टेज पे डिपेंड करता है, कौन से स्टेज पे है। अगर आपका स्टेज 1 है तो उसमें हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी बेस्ट होती है, या रेडिएशन कर सकते हैं, या वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं। स्टेज 1 में वॉचफुल वेटिंग कब करते हैं? पेशेंट अगर सिक हुए, बहुत एडवांस स्टेज हुए और हम लोग सर्जरी करें तो उसमें रिस्क होते हैं, तो उन कंडीशंस में हम लोग वॉचफुल वेटिंग मतलब कुछ भी ना करके सिर्फ फॉलोअप करके पेशेंट को चला सकते हैं। अगर किसी का पेशेंट का स्टेज 2 कैंसर है, मतलब कि सिर्फ प्रोस्टेट में नहीं है, प्रोस्टेट से थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या रेडिएशन, यही 2 ऑप्शंस हैं। और किसी का स्टेज 3 है तो स्टेज 3 के अंदर सर्जरी भी करनी पड़ती है, और सर्जरी के बाद 6 महीने साल के बाद रेडिएशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो अग्रेसिव कैंसर होता है, उसको एक ही चीज़ से नहीं ट्रीट करा सकता, उसमें सर्जरी और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत है। और अगर किसी का एडवांस कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है, तो स्टेज 4 कैंसर पूरी बॉडी में फैला होता है, उसमें सर्जरी करके प्रोस्टेट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें या तो हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं जिससे पूरी बॉडी का कैंसर सप्रेस होए, या कुछ स्टेजेस में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा किसी को यूरिन की ब्लॉकेज हो रही हो तो उसमें प्रोस्टेट सर्जरी TURP करते हैं, और किडनी में स्वेलिंग हुए तो किडनी में स्टेंट भी डालने पड़ सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट्स स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। तो हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट सब स्टेजेस के लिए होता है। आइए आपको अपने रोबोटिक सर्जरी के अंदर का एक वीडियो दिखाता हूँ, रोबोटिक OT के अंदर क्या होता है। हमारा रोबोटिक OT है, यहाँ ये रोबोट है, यहाँ सर्जन कंसोल है जिधर सर्जन बैठ के सर्जरी करता है। रोबोट पेशेंट के बेड साइड पे होता है, इसके आर्म जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर होते हैं। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता, ये सारी मूवमेंट जो रोबोट कर रहा है पेशेंट के अंदर सर्जरी के टाइम पे, वो सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठा हुआ सर्जरी करता है। और जब सर्जन कंसोल पे बैठा होता है उसको जो अंदर वो देखता है वो 3D HD विजन होती है, ब्लड लॉस कम होता है। जो रोबोटिक आर्म है उसकी मूवमेंट 360 डिग्रीज होती है, मतलब कि जब प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है तो यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन करने के लिए जो एनास्टेमोसिस होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, अच्छी तरह नीडल को घुमा के एनास्टेमोसिस कर सकते हैं और यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन होती है, इसके बाद पेशेंट चल फिर सकता है और सारे नॉर्मल काम कर सकता है। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी होती है जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इसमें सर्जन कंसोल पे बैठा होता है और पेशेंट साइड पे कार्ट होती है जिसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो मूव करते हैं, लेकिन ये अपने आप मूव नहीं करते। जो डॉक्टर अपने कंसोल के अंदर मूवमेंट करता है वही वाली मूवमेंट्स रोबोटिक आर्म्स की बॉडी के अंदर होती हैं। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज मूवमेंट है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जिसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने करियर में 2000 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज करी हैं, मेनली प्रोस्टेट कैंसर के लिए और किडनी कैंसर के लिए। मैंने अपनी ट्रेनिंग 2008 से 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी USA से करी थी। उसके बाद मैं इंडिया आके रोबोटिक सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल में कर रहा हूँ और मेरे जो रिजल्ट्स हैं, हमने 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स की करी है। किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, कोई भी डेथ नहीं हुई है। सारे पेशेंट्स सर्जरी के बाद नॉर्मली वार्ड में जाते हैं, कोई ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो सबसे डर पेशेंट्स को होता है यूरिनरी लीकेज का, ज़्यादातर मेरे सारे पेशेंट्स को यूरिन कंट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग नर्व स्पेयरिंग रोबोटिक सर्जरी करते हैं जिसमें हम स्फिंक्टर को सेव करते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपको भी या आपके किसी रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर है और उसके लिए आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।